दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है और बहुत ही प्यारी, बहुत ही मज़ेदार और मनोरंजन से भरपूर कहानी है, बहुत ही अच्छी शिक्षा के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की इस कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द वाइज मिनिस्टर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? WISE, वाइज ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बुद्धिमान, समझदार। द वाइज मिनिस्टर मतलब कि समझदार मंत्री, या कह सकते हैं बुद्धिमान मंत्री। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ किंग हैड अ वेरी वाइज एंड जेंटल मिनिस्टर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां ये दर्शाते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ था, तो इस तरह के वाक्यों को पास्ट पजेसिव का वाक्य कहा जाता है, जहां पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, अ किंग एक राजा, हैड एक राजा के पास था, अ वेरी वाइज एक बहुत बुद्धिमान, एंड जेंटल, जेंटल मतलब सज्जन, और एक सज्जन मिनिस्टर मंत्री। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वंस अ किंग हैड अ वेरी वाइज एंड जेंटल मिनिस्टर, मतलब एक बार एक राजा के पास बहुत बुद्धिमान और सज्जन मंत्री था। द मिनिस्टर वॉज लाइक्ड बाय ऑल इंक्लूडिंग द किंग। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। और देखिए, आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों, हमेशा मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूं, तो मेरी आपसे ये अनुरोध है कि आप इनको नोट भी ज़रूर किया करें। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, जैसा मैंने आपको बताया, जहां पर वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? द मिनिस्टर वॉज लाइक्ड बाई ऑल, मतलब कि मंत्री को हर किसी के द्वारा, सबके द्वारा पसंद किया जाता था, इंक्लूडिंग द किंग मतलब राजा को शामिल करके, मतलब मंत्री को हर किसी के द्वारा पसंद किया जाता था, इंक्लूडिंग द किंग मतलब कि राजा को मिलाकर, मतलब जो राजा थे वो भी उसे पसंद करते थे। वन ऑस्पिशियस डे द मिनिस्टर फिक्स्ड हिज डॉटर्स वेडिंग। क्या मतलब हुआ? वन ऑस्पिशियस डे, दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, AUSPICIOUS। ऑस्पिशियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शुभ। तो क्या अर्थ हुआ? वन ऑस्पिशियस डे एक शुभ दिन। द मिनिस्टर फिक्स्ड, दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। फिक्स का मतलब होता है कि चीज़ को पक्का कर देना, सेकंड फॉर्म फिक्स्ड। और यहाँ डॉटर के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका अर्थ होता है का, की, के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ेंगे तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। और वेडिंग का मतलब होता है शादी या फिर विवाह। तो डॉटर्स वेडिंग का मतलब हुआ बेटी का विवाह। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि ए वन ऑस्पिशियस डे एक शुभ दिन, द मिनिस्टर फिक्स्ड हिज डॉटर्स वेडिंग एक शुभ दिन, मंत्री ने अपनी बेटी की शादी, अपनी बेटी का जो विवाह था वो उसने पक्का कर दिया। बिसाइड्स हिज रिलेटिव्स, दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, बिसाइड्स हिज रिलेटिव्स मतलब अपने रिश्तेदारों के अलावा, नेबर्स पड़ोसियों को, द किंग राजा को, एंड द क्वीन और रानी को, ही इन्वाइटेड ऑल वर्कर्स उसने सारे वर्कर्स को मतलब कर्मचारियों को उसने बुलाया, निमंत्रित किया। इन्वाइट करना मतलब निमंत्रित करना, उसने निमंत्रित किया। ऑफ द रॉयल पैलेस शाही महल के, इंक्लूडिंग द सर्वेंट मतलब इंक्लूडिंग द सर्वेंट्स नौकरों को मिलाकर, एंड स्वीपर्स और स्वीपर्स को,
टू द वेडिंग, शादी में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अपने रिश्तेदारों के अलावा उसने पड़ोसियों को, राजा को, रानी को और सारे कर्मचारियों को जो शाही महल के थे उनको उसने आमंत्रित किया, इंक्लूडिंग द सर्वेंट्स, नौकरों को भी मिलाकर, एंड स्वीपर्स और झाड़ू देने वालों को, टू द वेडिंग, विवाह में, शादी में। ऑन द डे ऑफ वेडिंग, ऑन द डे ऑफ वेडिंग मतलब कि शादी वाले दिन या कह सकते हैं विवाह के दिन, द मिनिस्टर्स हाउस वॉज डेकोरेटेड, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, शादी वाले, जहाँ पर वॉज के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। डेकोरेट का मतलब होता है सजाना। तो क्या अर्थ हुआ कि शादी वाले दिन, विवाह के दिन, द मिनिस्टर्स हाउस वॉज डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स एंड ब्राइट लाइट्स, मंत्री का जो घर था उसको फूलों से और चमकदार लाइटों से उसको सजाया गया। इट वॉज इंश्योर्ड, इंश्योर्ड का मतलब होता है कि चीज़ को सुनिश्चित करना, और इस बात को सुनिश्चित किया गया कि दैट द गेस्ट वर लुक्ड आफ्टर वेल, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, तो इस बात को सुनिश्चित किया गया कि जो मेहमान हैं उनकी अच्छे से देखभाल की जाए। चलिए आगे देखिए। एज द किंग एंड द क्वीन एंटर्ड हिज हाउस द मिनिस्टर रश्ड टू अटेंड देम। क्या मतलब हुआ एज का मतलब जैसे ही, द किंग एंड द क्वीन एंटर्ड हिज हाउस, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, अफर्मेटिव, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। एंटर का मतलब प्रवेश करना। जैसे ही राजा और रानी ने उसके घर में, हिज हाउस मतलब उसके घर में प्रवेश किया, द मिनिस्टर रश्ड, रश का मतलब होता है तेज़ी से दौड़कर जाना, जो मंत्री था वो तेज़ी से दौड़कर गया, टू अटेंड देम, उनको अटेंड करने के लिए, उनका मतलब स्वागत करने के लिए वो दौड़कर गया। ही रिस्पेक्टफुली लेड दैम टू द वेडिंग हॉल, और दोस्तों रिस्पेक्टफुली एडवर्ब है, जिस, और एडवर्ब का अर्थ होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करे, उसके बारे में बताए, और रिस्पेक्टफुली का मतलब होता है आदर से, सम्मान से। तो क्या अर्थ हुआ, और ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। लीड का मतलब होता है ले जाना, LEAD, सेकंड फॉर्म में लेड। तो क्या अर्थ हुआ, ही रिस्पेक्टफुली लेड दैम मतलब वह सम्मान से उन्हें ले गया, टू द वेडिंग हॉल, विवाह स्थल पर ले गया, वेयर जहाँ, डेकोरेटेड चेयर्स मतलब जहाँ पर सजी हुई जो कुर्सियाँ थीं, वर लाइंग फॉर देम वो उनके लिए पड़ी हुई थी, लाइंग मतलब पड़ा होना। आगे देखिए। अपॉन एंटरिंग द वेडिंग हॉल द मिनिस्टर सॉ गोपी। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सॉ। तो क्या अर्थ हुआ, अपॉन एंटरिंग द वेडिंग हॉल द मिनिस्टर सॉ मतलब कि वेडिंग हॉल में, विवाह स्थल पर पहुँचने के बाद मंत्री ने देखा, मंत्री ने गोपी को देखा, मंत्री सो गोपी, द रॉयल स्वीपर जो शाही झाड़ू देने वाला था, सिटिंग बैठे हुए देखा, ऑन द सीट उस सीट पर, रिजर्व्ड जो कि आरक्षित थी, फॉर द किंग जो सीट मतलब जो सीट राजा के लिए आरक्षित है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वेडिंग हॉल में पहुंचने के बाद मंत्री ने देखा जो गोपी है जो कि शाही स्वीपर है, झाड़ू देने वाला है, वो बैठा हुआ है उस सीट पर जो कि राजा के लिए आरक्षित थी। चलिए आगे देखिए। द मिनिस्टर लॉस्ट हिज टेम्पर एंड रिब्यूक्ड गोपी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। आर यू मैड, कांट यू सी, इट इज़ द किंग्स चेयर। दोस्तों लंबा सेंटेंस, इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करूँगा। यहाँ ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। LOSE लूज़ का मतलब खोना या फिर गंवाना, और सेकंड फॉर्म में लॉस्ट। तो क्या अर्थ हुआ, द मिनिस्टर लॉस्ट हिज टेम्पर, मंत्री ने अपना आपा गंवा दिया, एंड रिब्यूक्ड गोपी। और दोस्तों आप, मैं चाहूँगा इन वर्ड मीनिंग को आप नोट भी करें। REBUK, रिब्यूक का मतलब होता है फटकारना, झाड़ना, फटकारना, किसी को डांटना, फटकारना, रिब्यूक कहते हैं, सेकंड फॉर्म रिब्यूक्ड। तो क्या अर्थ हुआ, एंड रिब्यूक्ड गोपी, और गोपी को फटकार दिया, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, हर किसी के सामने। आर यू मैड, क्या तुम पागल हो। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर इज एम आर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, आर यू मैड, क्या तुम पागल हो, कांट यू सी, क्या तुम नहीं दे सकते, इट इज़ द किंग्स चेयर, ये राजा की कुर्सी है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला दोस्तों कि मंत्री ने अपना आपा गंवा दिया और उसने गोपी को फटकारा, सबके सामने फटकारा कि आर यू मैड, क्या तुम पागल हो, कांट यू सी, क्या तुम नहीं देख सकते, इट इज़ द किंग्स चेयर, की राजा की कुर्सी है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, सिट ऑन इट, इसके ऊपर बैठने की। गेट लॉस्ट, दफ़ा हो जाओ, गेट लॉस्ट मतलब चले जाना, भाग जाना, गेट लॉस्ट दफ़ा हो जाओ। एट वंस, एट वंस मतलब तुरंत, तुरंत भाग जाओ, दफ़ा हो जाओ।
एंड डोंट शो मी योर फेस, और मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। चलिए, तो दोस्तों यहाँ तक कहानी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जैसा हमने देखा इस कहानी के अंदर जो राजा साहब थे, उनका एक मंत्री था जो कि बड़ा बुद्धिमान था। उसने अपनी बेटी का विवाह जो है वो फिक्स कर दिया और उसने सभी लोगों को बुलाया, जो भी कर्मचारी थे या जो भी नौकर वगैरह थे। और जब वो वेडिंग हॉल में पहुँचे तो वहाँ पर उसने गोपी को देखा, जो कि एक शाही स्वीपर था, झाड़ू देने वाला, जो कि उस कुर्सी पर बैठा था जो राजा साहब के लिए रिज़र्व थी। इस बात को देखकर मंत्री को काफ़ी गुस्सा आ गया और उसने उसको सभी लोगों के सामने उसको फटकार दिया और उससे कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस सीट पर बैठने की, और गेट लॉस्ट एट वंस, यहाँ से भाग जाओ, एंड डोंट शो मी योर फेस, और मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। चलिए आगे देखिए। गोपी वॉकड ऑफ क्वाइटली। दोस्तों क्वाइट का मतलब होता है खामोश, और ये एडवर्ब है। जैसे मैंने आपको बताया, एडवर्ब का अर्थ होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करे। क्वाइटली मतलब खामोशी से। गोपी वॉकड ऑफ क्वाइटली, गोपी चुपचाप चला गया। बट विद अ रिजॉल्व। दोस्तों रिजॉल्व का मतलब होता है प्रण। आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, RESOLV। रिजॉल्व का मतलब होता है कोई संकल्प, प्रण, उसे रिजॉल्व कहते हैं। तो जो गोपी था, गोपी वॉकड ऑफ क्वाइटली, गोपी चुपचाप चला गया। बट विद ए रिजॉल्व, लेकिन एक संकल्प लेकर, एक कह सकते हैं एक संकल्प लेकर। इसे हम ये भी कह सकते हैं निश्चय लेकर। तो क्या अर्थ हुआ कि जो गोपी था वो चुपचाप चला गया, बट विद ए रिजॉल्व, लेकिन एक संकल्प लेकर, टू टेक रिवेंज। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, REVENG। रिवेंज एक नाउन है जिसका अर्थ होता है बदला, प्रतिशोध। तो क्या अर्थ हुआ कि जो गोपी था वो चुपचाप चला गया, लेकिन एक संकल्प लेकर, टू टेक रिवेंज मतलब बदला लेने का संकल्प लेकर, फ्रॉम द मिनिस्टर, मंत्री से, फॉर इज इंसल्ट, अपनी अपमान के लिए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो गोपी था वो चुपचाप चला गया, लेकिन एक संकल्प के साथ वो गया, और वो संकल्प था टू टेक रिवेंज फ्रॉम द मिनिस्टर फॉर इज इंसल्ट, मतलब अपने अपमान का मंत्री से बदला लेने का जो उसका संकल्प था उसको लेकर वो चुपचाप वहाँ से चला गया। आगे देखिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही वेंट टू द किंग्स स्लीपिंग चैम्बर। और यहाँ भी किंग के बाद एपेस्ट्रोफी है जिसका अर्थ होता है काकी के, और ये पास्ट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट मतलब क्या हुआ कि द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही वेंट टू द किंग्स स्लीपिंग चैम्बर, मतलब वह राजा के स्लीपिंग चैम्बर, मतलब स्लीपिंग चैम्बर का मतलब होता है शयन कक्ष, वो राजा के शयन कक्ष में गया। एंड बिगेन ब्रूमिंग द फ्लोर, और ब्रूम मतलब झाड़ू लगाना, सेकंड, और ये बिगिन की सेकंड में बिगिन, एंड ब्रूमिंग द फ्लोर, और वो फर्श पर झाड़ू लगाने लगा। वाइल ब्रूमिंग, झाड़ू लगाने के दौरान, वाइल मतलब दौरान, ही सो, उसने देखा, दैट द किंग वॉज हाफ अस्लीप। हाफ अस्लीप का मतलब होता है आधा सोए हुआ। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, ASLEEP, अस्लीप एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सोया हुआ, और हाफ अस्लीप मतलब आधा सोया हुआ। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, वाइल ब्रूमिंग मतलब कि झाड़ू लगाने के दौरान, ही सो, उसने देखा, दैट की द किंग वॉज हाफ अस्लीप, जो राजा है वो आधा सोया हुआ है। चलिए आगे देखिए। एज़ पर हिज प्लान, प्लान मतलब योजना, एज़ पर हिज प्लान मतलब अपनी योजना के अनुसार, ही मटर्ड। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, MUTTER, मटर का मतलब होता है बुदबुदाना, बड़बड़ाना। कई बार आपने देखा हो कोई व्यक्ति धीरे धीरे कुछ बोलता है, उसको मटर कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है बुदबुदाना या फिर बड़बड़ाना, और सेकंड फॉर्म में मटर्ड, और ये पास्ट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। तो क्या अर्थ हुआ, एज़ पर हिज प्लान, अपनी योजना के अनुसार, ही मटर्ड, वह बड़बड़ाया, या कह सकते हैं वह बुदबुदाया। हाउ सिंपल एंड इग्नोरेंट आर किंग इज़। और दोस्तों इग्नोरेंट का मतलब होता है अनजान, किसी चीज़ से जो बेखबर हो, अनभिज्ञ हो, उसको इग्नोरेंट कहा जाता है। तो वो क्या है, उसने ही मटर्ड व बुदबुदाया। हाउ सिंपल एंड इग्नोरेंट आर किंग इज़, मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि हमारे राजा कितने सरल और कितने ज़्यादा इग्नोरेंट हैं, कितने ज़्यादा अनजान हैं। ही इज़ ट्रस्टिंग द मिनिस्टर, वह, और ट्रस्ट मतलब विश्वास करना, ही इज़ ट्रस्टिंग द मिनिस्टर, वह मंत्री पर विश्वास कर रहे हैं। हु इज़ हैविंग फेवर्स फ्रॉम द क्वीन, जिसे रानी से फेवर मिल रहे हैं। और दोस्तों फेवर का मतलब होता है किसी भी प्रकार का अनुग्रह। तो उसने क्या कहा कि ही इज़ ट्रस्टिंग द मिनिस्टर, मतलब वह मंत्री पर विश्वास कर रहे हैं। हु इज़ हैविंग फेवर्स फ्रॉम द क्वीन, जिसे रानी से फेवर्स मिल रहे हैं, अनुग्रह मिल रहे हैं।
हियरिंग हिज वर्ड्स, उसके शब्दों को सुनकर, द किंग गॉट अप, और गेट अप मतलब उठना, सेकंड फ्रॉम गॉट अप, इस उसके शब्दों को सुनकर द किंग गॉट अप, जो राजा था वो उठ गया, एट वंस तुरंत राजा उठ गया, एंड शाउटेड और चिल्लाया, व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग, तुम क्या बकवास कर रहे हो। आगे देखिए, द स्वीपर प्रिटेंडेड टू बी स्केयर्ड एंड सेड। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, PRETEND। प्रिटेंड का मतलब होता है नाटक करना, झूठा दिखावा करना, और सेकंड फॉर्म है प्रिटेंडेड, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। तो क्या अर्थ हुआ, द स्वीपर प्रिटेंडेड टू बी स्केयर्ड एंड सैड। क्या अर्थ हुआ कि स्वीपर ने मतलब झाड़ू वाले ने डरने का, भयभीत होने का दिखावा किया, नाटक किया और कहा, योर हाइनेस मतलब कि महाराज, प्लीज़ डोंट टेक माई वर्ड सीरियसली, कृपया मेरे शब्दों को गंभीरता से मत लीजिए। सीन्स क्योंकि, आई कुड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, क्योंकि पिछली रात में नहीं सो सका, आई वॉज मटरिंग इन अ डेज, मैं नींद में बड़बड़ा रहा था। डेज मतलब नींद, तो उसने क्या कहा कि पिछली रात में नहीं सो सका, आई वॉज मटरिंग इन अ डेज, मैं नींद में बड़बड़ा रहा था। चलिए आगे देखिए, द स्वीपर इज़ अ पर्सन हु विजिट्स ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस टू स्वीप द फ्लोर। क्या अर्थ हुआ, द स्वीपर इज़ अ पर्सन, क्या अर्थ हुआ कि जो स्वीपर है मतलब जो झाड़ू वाला है वो ऐसा व्यक्ति है, हु विजिट्स ऑल द रूम। दोस्तों ये जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो वहाँ पर रेफरेंस देने के लिए हु का प्रयोग किया जाता है, और विजिट का मतलब होता है कहीं जाना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, द स्वीपर इज़ अ पर्सन मतलब जो झाड़ू वाला है वो आदमी है, वो व्यक्ति है, हु विजिट्स जो जाता है, ऑल द रूम्स जो सारे कमरों में जाता है, ऑफ द पैलेस महल के सारे कमरों में जाता है, टू स्वीप द फ्लोर फर्श को झाड़ू लगाने के लिए, ही मस्ट हैव सीन समथिंग, इसने या कह सकते हैं उसने ज़रूर कुछ देखा होगा, मोर ओवर वैसे भी, अ पर्सन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, एक जो व्यक्ति होता है वो हमेशा सच बोलता है, इन हिज स्लीप अपनी नींद में। तो उसने आगे क्या कहा राजा ने कि वैसे भी जो एक व्यक्ति होता है वो नींद में हमेशा सच बोलता है, थॉट द किंग, राजा ने सोचा। चलिए आगे देखिए, द किंग डिड नॉट शो एनी साइंस ऑफ वरी बिफोर द स्वीपर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, आप इसके इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर डिड नॉट के साथ फर्स्ट होम लगाई जाती है। जैसे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट ये है, ये डिड नॉट, उसके बाद फर्स्ट होम। तो क्या अर्थ हुआ, द किंग डिड नॉट शो एनी साइंस ऑफ वरी, वरी मतलब चिंता, साइन मतलब लक्षण, मतलब क्या हुआ कि राजा ने चिंता का कोई भी लक्षण नहीं दिखाया, बिफोर द स्वीपर झाड़ू वाले के सामने, बट ही बिगेन टू डाउट हिज मिनिस्टर, लेकिन वह अपने मंत्री पर शक करने लगे। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि राजा ने स्वीपर के सामने किसी भी तरह का चिंता का कोई लक्षण नहीं दिखाया, बट ही बिगेन टू डाउट हिज मिनिस्टर, लेकिन वे अपने मंत्री पर शक करने लगे। एंड वेन एवर, और जब भी, वेन एवर मतलब जब भी, और वेन एवर मतलब जब भी, ही सॉ द मिनिस्टर, जब भी मतलब वह मंत्री को देखते, टॉकिंग टू द क्वीन, रानी से बात करते हुए देखते, ही बिकेम मोर सस्पिशियस एंड जेलस, वे और भी ज़्यादा मतलब कि उन्हें शक करने लग जाते, सस्पिशियस हो जाते, सस्पिशियस मतलब संदेह पर होना, और भी ज़्यादा वो उन्हें शक हो जाता, एंड जेलस और भी ज़्यादा उन्हें ईर्ष्या होने लग जाती। आगे देखिए, द मिनिस्टर नोटिस्ड द चेंज इन द किंग्स बिहेवियर, नोटिस का मतलब ध्यान देना, जो मंत्री था उसने राजा के इस बिहेवियर में, व्यवहार में जो चेंज था, बदलाव था, उसको उसने नोटिस किया, देखा, बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन वह नहीं समझ सका, द रीज़न बिहाइंड दिस, इसके पीछे का जो कारण था, बिहाइंड दिस सडन चेंज, मतलब ये जो सडन चेंज मतलब होता है अचानक आया हुआ बदलाव। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो मंत्री था उसने राजा का ये जो बदला हुआ जो व्यवहार था उसको उसने नोटिस किया, उसने देखा, बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन वो नहीं समझ सका, द रीज़न बिहाइंड दिस, इसके पीछे की जो वजह थी, बिहाइंड दिस सडन चेंज इन हिज बिहेवियर, मतलब उनके व्यवहार के बदलने की, मतलब उनके जो व्यवहार के, उनके व्यवहार में जो ये अचानक बदलाव आया था उसकी वजह को वो नहीं समझ सका। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, द किंग स्टॉप्ड टॉकिंग टू द मिनिस्टर, धीरे धीरे राजा ने मंत्री से बात करना बंद कर दिया, स्टॉप्ड टॉकिंग टू द मिनिस्टर। ही इवन बैंड हिज एंट्री, बैन का मतलब होता है प्रतिबंध लगा देना, सेकंड फ्रॉम बैंड, ही इवन बैंड हिज एंट्री इनटू द रॉयल कोर्ट, और उन्होंने उसकी जो एंट्री थी, मतलब जो उसका प्रवेश था,
उस पर भी, मतलब शाही दरबार में जो उसका प्रवेश था उस पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। एवरीवन वॉज सरप्राइज्ड टू हियर द किंग्स डिसीजन, और हर कोई जो था वो हैरान हो गया। टू हियर द किंग्स डिसीजन, राजा के इस डिसीजन को, निर्णय को सुनकर, हियर मतलब सुनना, राजा के इस निर्णय को सुनकर हर कोई हैरान हो गया। ऑफ प्रोहिबिटिंग द मिनिस्टर, मतलब मंत्री पे प्रतिबंध का जो ये डिसीजन था उसको सुनकर हर कोई हैरान हो गया। फ्रॉम एंटरिंग द रॉयल कोर्ट, मतलब शाही दरबार में प्रवेश करने की जो के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया था, उस निर्णय के बारे में सुनकर हर कोई जो था वो हैरान हो गया। चलिए, तो दोस्तों आज इस कहानी को हम यहाँ तक रखते हैं, क्योंकि जो कहानी है ये काफ़ी बड़ी स्टोरी है, तो एक पार्ट में कवर करना मुश्किल है। और मैं कोशिश करूँगा कल, यदि दिन में मैं वीडियो बनाता हूँ तो कल मैं इसको कवर करूँगा, वरना मैं इसको शाम में ही कवर करूँगा। और दोस्तों कल के वीडियो में ये स्टोरी पूरी कवर हो जाएगी और हमें आगे पता चलेगा कि किस तरह से जो चीज़ें थी वो सॉर्ट आउट हुई, या फिर आगे मंत्री का क्या हुआ, राजा साहब के साथ क्या हुआ, ये हमें कहानी के अगले भाग में पता चलेगा। तो दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई सुझाव हो तो वो भी ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं। और यदि कहानी का अगला पार्ट आप ज़रूर सुनना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।